हेलो फ्रेंड्स। आज के इस क्लास में 2016 में हुए जेटेट के एसएसटी पेपर में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिटेल में एनालिसिस करेंगे। इसमें इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान और इकोनॉमिक्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों को एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से कॉन्सेप्ट के साथ समझेंगे ताकि आपकी तैयारी और भी मजबूत हो सके। निश्चित ही इस वीडियो को देखने के बाद आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा जो आने वाले जेटेट एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं पहला सवाल। पहला सवाल है, मानव द्वारा की जाने वाली कृषि का प्राचीनतम संकेत इतिहासकारों ने कहाँ से प्राप्त किया है? विकल्प में है गंगा घाटी, नर्मदा घाटी, सिंधु घाटी या फिर गारो पहाड़। सही उत्तर है गारो पहाड़। याद रखिएगा, मानव द्वारा की जाने वाली कृषि का प्राचीनतम संकेत इतिहासकारों ने गारो पहाड़ से प्राप्त किया है। गारो पहाड़ आप देखेंगे तो मेघालय राज्य में स्थित है। ठीक है, वहीं याद रखिएगा सिंधु घाटी के बारे में ये सबसे विकसित सभ्यता मानी जाती है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल क्या पूछा गया था? नवपाषाण युग में कृषकों और गोपालकों का जीवन शिकारी संग्रहकों के जीवन से कैसे भिन्न था? सवाल आसान सा पूछा गया था। नवपाषाण युग में कृषकों और गोपालकों का जो जीवन था ना, बताना है कि शिकारी संग्रहकों के जीवन से कैसे भिन्न था, अलग था। ठीक है, यहाँ पे बात करें हम गोपालक के बारे में। गोपालक वे होते थे जो पशुओं को पालकर अपना जीवन चलाते थे। पहले मनुष्य केवल शिकार करता था, लेकिन धीरे धीरे उसने समझा कि कुछ जानवरों को पालकर उनसे लगातार लाभ लिया जा सकता है। ठीक है, वहीं बात करें थोड़ा सा कृषक के बारे में, तो आप लोग जानते ही वैसे कृषक कौन थे, है ना। कृषक वे होते थे जो कि एक अस्थायी स्थान पर रह करके कृषि करते थे। जाहिर सी बात है, कृषि अब कर रहे हैं तो एक अस्थायी जगह आपको रहना होगा। ठीक है, जबकि शिकारी संग्रह कौन थे? जो शिकार करने के लिए इधर उधर भटकते रहते थे और थोड़ा बहुत खाद्यान्न का भंडारण भी करते थे, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, है ना। तो शिकारी संग्रह को होते थे। अब आइए देखते हैं विकल्प क्या कहता है। पहला विकल्प कह रहा है कृषक एक ही स्थान पर लंबे समय तक रहा करते थे जबकि शिकारी संग्राहक विभिन्न स्थानों पर घूमते रहते थे। तो यह कथन सही है। ठीक है, कृषक एक ही स्थान पर लंबे समय तक रहा करते थे, यह कथन बिल्कुल सही है। जबकि शिकारी संग्राहक विभिन्न स्थानों पर घूमते रहते थे शिकार करने के लिए। बी विकल्प में है कृषक एवं गोपालक अपनी ज़रूरत से अधिक फसल उगाते थे। ठीक है, ये भी सही है कि कृषक का जो गोपालक हुआ करते थे अपनी ज़रूरत से अधिक फसल को उगाते थे और वो कभी कभी जाकर के मार्केट में, बाजार में जाकर बेचा भी करते थे। जबकि शिकारी संग्रहक अपनी ज़रूरत का ही संग्रह करते थे, जितना उनको ज़रूरत होता था उतनी संग्रह करते थे, क्योंकि उनको एक स्थान से दूसरे स्थान ट्रैवल भी करना होता था। ठीक है, तो बस ज़रूरत की चीज़ें वो संग्रह करते थे, ज़्यादा नहीं करते थे। तो ये भी कथन सही है। वहीं बात करें सी विकल्प के बारे में, दे रखा है कृषक अतिरिक्त खाद्य भंडारण करते थे। ये भी सही है, या बाजार में बेचते थे, जैसा कि पहले बता चुके हैं। जबकि शिकारी संग्रह ऐसा नहीं करते थे। ठीक है, तो ये शिकारी संग्रह इतना भी खाद्य का भंडारण नहीं करते थे कि वो बाजार में जाके बेचे या बेच सके, ऐसा कुछ था नहीं उसमें से। तो ये भी कथन सही है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? डी विकल्प, इनमें से सभी। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल क्या पूछा गया था? भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा हड़प्पाई स्थल पाए गए हैं? बताना है कि भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा हड़प्पाई स्थल पाए गए हैं, यानी कि हड़प्पा का सबसे ज़्यादा स्थल किस राज्य में देखने को मिला। विकल्प में है उत्तर पूर्व उत्तर प्रदेश, गुजरात, पंजाब या फिर जम्मू कश्मीर। सही उत्तर है गुजरात। विकल्प नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल ही सही होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देखें गुजरात में तो धौलावीरा, लोथल, सुरकोटदा, रंगपुर जैसे महत्वपूर्ण हड़प्पाई स्थल गुजरात में ही पाए गए हैं। ठीक है ना, तो विकल्प नंबर बी बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। ठीक है, याद रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता केवल पाकिस्तान तक सीमित नहीं थी, इसका विस्तार भारत के कई राज्यों तक भी देखने को मिली थी। भारत में सबसे अधिक हड़प्पाई स्थल गुजरात में मिले हैं, क्योंकि इस सभ्यता का विस्तार समुद्री व्यापार लेने वाले क्षेत्रों तक था, सीमित था। ठीक है, जिसे आप देखेंगे लोथल। लोथल एक क्या है? एक बंदरगाह है। पूछा भी जाता है कि लोथल क्या है, तो ये कि ये बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध है। जबकि धौलावीरा के बारे में बात करें तो ये जल प्रबंधन व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला सवाल। देखिएगा अगला सवाल क्या पूछा है? बिंदुसार के शासनकाल के दौरान अशोक को कहाँ के गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया था? बताना है, बिंदुसार के शासनकाल के दौरान अशोक को कहाँ के गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया था? विकल्प में है उज्जैन, तक्षशिला, पाटलिपुत्र या फिर कलिंग। सही उत्तर है विकल्प नंबर ए, उज्जैन। ठीक है, याद रखिएगा,
बिंदुसार के शासनकाल के दौरान अशोक को कहाँ के गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया था? उज्जैन के गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया था। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। ये अशोक कौन था? अशोक बिंदुसार के पुत्र थे। ठीक है, राजा बनने से पहले उन्हें प्रशासनिक अनुभव देने के लिए महत्वपूर्ण प्रांतों का शासन उन्हें सौंपा गया था। ठीक है, मुख्य रूप से उज्जैन के गवर्नर के रूप में जाना जाता है उन्हें। ठीक है, बाकी जो विकल्प में दे रखा है जैसे कि तक्षशिला। ठीक है, तो अशोक को तक्षशिला में विद्रोह शांत करने भेजा गया था। ठीक है, वहीं बात करें पाटलिपुत्र के बारे में तो ये मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी, जबकि कलिंग वह क्षेत्र है जिस पर अशोक ने बाद में युद्ध किया था। ठीक है, तो इन सभी फैक्ट को भी याद रखिए। चलिए देखिए अगला सवाल क्या पूछा गया था। दिल्ली में सीरी का किला शहर का प्रतिष्ठा कौन था? मतलब कि सिंपल सा कि दिल्ली में जो सीरी का किला है ना, इसको कौन स्थापित किया था, कौन प्रतिस्थापित किया था? अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, इब्राहिम लोदी या फिर मोहम्मद बिन तुगलक? तो याद रखिएगा सही उत्तर होगा इसका अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने सीरी शहर की स्थापना की थी। ठीक है, चलिए ये भी याद रखिएगा अलाउद्दीन खिलजी ने ही अलाई दरवाज़ा भी बनवाया था। ठीक है, अच्छा ये सीरी का जो किला था ना क्यों बनवाया गया था पता है? क्योंकि सीरी को मंगोल आक्रमण से सुरक्षा के लिए इसे मजबूत बनाया गया था। ठीक है, सीरी को मंगोल आक्रमण से बचाने के लिए इसे मजबूत बनाया गया था, सीरी का किला शहर। ठीक, चलिए आगे देखिए अगला सवाल है। अकबर के शासनकाल के दौरान गुप्तचर तथा संदेश विभाग के प्रमुख मंत्री को किस नाम से जाना जाता था? बताना है अकबर के शासनकाल के दौरान गुप्तचर तथा संदेश विभाग के प्रमुख मंत्री को किस नाम से जाना जाता था? विकल्प में है दीवाने इंसा, फौजदार, मीर बख्शी या फिर मीरे समा। सही उत्तर है मीर बख्शी। ठीक है, याद रखिएगा मीर बख्शी सेना, सैनिक, नियुक्ति, वेतन और गुप्तचर रिपोर्ट जैसे महत्वपूर्ण अधिकारी हुआ करता था। ठीक है ना, तो विकल्प नंबर यहाँ पे सी सही होगा। आप लोग जानते होंगे कि मुगल प्रशासन में अलग अलग कामों के लिए अलग अलग मंत्री हुआ करते थे। ठीक है ना, वही जैसे कि दीवाने इंसा। ठीक है, दीवाने इंसा क्या था? तो ये पत्राचार विभाग के लिए जाना जाता था। जबकि फौजदार ये किसी भी क्षेत्र का सैन्य एवं कानून व्यवस्था अधिकारी हुआ करता था। ठीक है, जबकि मीर समा के बारे में बात करें तो मीर समा क्या था? तो ये शाही महल और शाही शासन का प्रभारी हुआ करता था। ठीक है, चलिए याद करना थोड़ा सा मुश्किल है इन सब चीज़ों को, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए अगला सवाल। किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने भारत में डाक टिकट का प्रचलन किया? किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने भारत में डाक टिकट का प्रचलन किया? विकल्प में है लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड ऑकलैंड या फिर लॉर्ड कैनिंग? सही उत्तर है विकल्प नंबर बी लॉर्ड डलहौजी। ठीक है ना, लॉर्ड डलहौजी ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने भारत में डाक टिकट का प्रचलन किया था। ठीक है, ये भी याद रखिए कि डलहौजी को रेलवे, टेलीग्राफ और डाक सुधारों के लिए भी जाना जाता है। ठीक है ना, वहीं याद रखिएगा बेंटिंग के बारे में, जो पहला विकल्प में दे रखा है लॉर्ड विलियम बेंटिंग, इनके बारे में भी याद रखिएगा कि इन्होंने सती प्रथा को समाप्त करने के लिए काम किया था। ठीक है, अंग्रेजी शिक्षा का बढ़ावा दिया था और सामाजिक सुधार के लिए भी ये प्रसिद्ध है या जाने जाते हैं सामाजिक सुधार के रूप में। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग के बारे में भी वे याद रख सकते हैं। लॉर्ड कैनिंग वही लॉर्ड कैनिंग है ये जो 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल था, और ये भारत का पहला वायसराय भी है लॉर्ड कैनिंग। ठीक, चलिए अगला सवाल है जो कि पूछा गया था, बेगार का अर्थ क्या है? वेतन के लिए काम करना, जबरदस्ती मजदूरी, काम नहीं करना या एक जनजाति का नाम है? सही उत्तर है जबरदस्ती मजदूरी। विकल्प नंबर बी सही होगा। ठीक है, बेगार का सही अर्थ क्या है? जबरन श्रम कराना, जबरन मजदूरी कराना। वैसे याद रखिएगा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 में मानव तस्करी और बेगार पर रोक लगाती है। ठीक है ना, आर्टिकल 23। ठीक है, जबरदस्त बेगार का मतलब आप सिंपल से ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब किसी व्यक्ति से बिना इच्छा के ज़बरदस्ती काम कराया जाए और कई बार उसके बदले कोई उचित मजदूरी भी ना दी जाए ना, तो उसे बेगार कहते हैं। यह प्रथा पुराने समय में जमींदारों, सामंतों या शासकों के द्वारा गरीब लोगों से कराई जाती थी। ठीक है, ये भी कह लीजिए कि यहाँ पे
चलिए ज़्यादा डिस्कस करेंगे फिर दिक्कत हो, ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा। बी नंबर विकल्प यहाँ पर सिर्फ ये सही मान के चलिए। लेते हैं अगला विकल्प, अगला सवाल। चलिए अगला सवाल है, निम्न में से किस इतिहासकार ने 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता की लड़ाई के रूप में पुकारा था? बताना है कि किस इतिहासकार ने 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता की लड़ाई के रूप में पुकारा था? विकल्प में है आरती मजूमदार, वीडी सावरकर, अरविंद घोष या फिर मदन लाल धिंगरा। याद रखिएगा कि 1857 की घटना को अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग नाम दिए। किसी ने इसे सिपाही विद्रोह कहा, तो किसी ने राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम कहा, लेकिन वीडी सावरकर अपने अपनी पुस्तक में से भारत की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। ठीक है, तो विकल्प नंबर यहाँ पे बी सही होगा, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से राजा राम मोहन राय के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, बताना है कि निम्नलिखित में से राजा राम मोहन राय के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, देखिए पहला विकल्प क्या दे रखा है, उन्होंने मूर्ति पूजा और अंधविश्वास का विरोध किया, हिंदू धर्म को पवित्र बनाने के लिए उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की, उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार किया, उन्होंने प्रदर्शित किया कि हिंदू धर्म इस्लाम और ईसाई से बेहतर है। बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। चलिए बात करते हैं पहला विकल्प के बारे में। दे रखा है उन्होंने मूर्ति पूजा और अंधविश्वास का विरोध किया, बिल्कुल ये सही है, याद रखिएगा। राजा राम मोहन राय तर्कवाद में विश्वास कर रहे थे। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। बी विकल्प भी सही है, हिंदू धर्म को पवित्र बनाने के लिए उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ठीक है, और ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? 1828 में की गई थी। ठीक है, इसका उद्देश्य था एकेश्वरवाद, सामाजिक सुधार और अंधविश्वास का विरोध करना। किसका? ब्रह्म समाज का। ठीक, सी विकल्प देखिए, उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार किया, तो ये भी कथन सही है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, वे आधुनिक विज्ञान और अंग्रेजी शिक्षा के समर्थक थे। कौन? राजा राम मोहन राय। डी विकल्प आप देखेंगे तो गलत है, उन्होंने प्रदर्शित किया कि हिंदू धर्म इस्लाम और ईसाई से बेहतर है। ये कथन गलत है, ऐसा उन्होंने नहीं कहा था। ठीक है ना, राजा राम मोहन राय का उद्देश्य धर्मों की तुलना करके श्रेष्ठता जो होता है ना वो साबित करना नहीं था। वे सहिष्णु, तर्क, सामाजिक सुधार और एकेश्वरवाद पर जोर देते थे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? विकल्प नंबर डी सही होगा। ये कथन बिल्कुल गलत है राजा राम मोहन राय के बारे में। चलिए अगला सवाल देखिए, पूछा गया है कि भारत में शिक्षा के विकास में अंग्रेजों द्वारा उठाया गया पहला कदम कौन सा अधिनियम था? 1793 के चार्टर अधिनियम, 1833 के भारत सरकार अधिनियम, या फिर 1853 के चार्टर अधिनियम, या फिर 1813 के चार्टर अधिनियम। सही उत्तर है विकल्प नंबर डी, 1813 के चार्टर अधिनियम। ठीक है ना, इसी अधिनियम में पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1,00,000 रुपये वार्षिक खर्च करने का प्रावधान किया गया था उस समय। यही कारण है कि इसे शिक्षा के क्षेत्र में अंग्रेजों का पहला कदम कहा जाता है। ठीक है, तो विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही है, याद रखिएगा 1813 का चार्टर अधिनियम। चलिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल पूछा गया है, मध्य भारत के निम्न में से कौन समुदाय पारंपरिक रूप से लोहे का काम करता था? बताना है, मध्य भारत के निम्न में से कौन समुदाय पारंपरिक रूप से लोहे का काम करता था? विकल्प में है बंजारा, भील, गोंड या फिर अगरिया। सही उत्तर है अगरिया। याद रखिएगा, अगरिया समुदाय पारंपरिक रूप से लोहे के गलाने और लोहे के औजार बनाने के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, याद रखिएगा, एनसीईआरटी आधारित प्रश्नों में अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, तो विकल्प नंबर यहाँ पे डी सही होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखें। अच्छा, यहाँ पे बंजारा कौन थे? बंजारा के बारे में भी अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में, बंजारा क्या थे, कौन थे? तो याद रखिएगा, बंजारा समुदाय मुख्य रूप से व्यापार, परिवहन और घुमंतु जीवन के लिए जाना जाता है। ठीक है, पुराने समय में बंजारा लोग बैलों के जरिए सामान ढोते थे। ठीक है, भील के बारे में थोड़ा सा याद रखिएगा कि भील एक प्रमुख जनजातीय समुदाय है, लेकिन पारंपरिक लोहे के काम के लिए प्रसिद्ध नहीं थे। ठीक है, और भील मुख्यतः आप देखेंगे तो मध्य भारत और पश्चिम भारत में पाए जाते हैं भील। जबकि गोंड के बारे में याद रखिएगा, गोंड एक आदिवासी समुदाय है। ठीक है, और ये भी याद रखिएगा कि भारत की बड़ी जनजातियों में से गोंड शामिल है। ठीक, चलिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है, फूट डालो और राज करो की राजनीति को अपनाने वाला था। सवाल अधूरा लग रहा है, फूट डालो और राज करो की राजनीति अपनाने वाला कौन था? विकल्प में है लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कर्जन या फिर बीसी दोनों।
बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा, यहाँ पे आप देखेंगे तो विकल्प नंबर बी और सी दोनों माना जा सकता है, लॉर्ड मिंटो और लॉर्ड कर्जन। डी विकल्प सही होगा। कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा सी विकल्प अर्थात लॉर्ड कर्जन, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ये लॉर्ड मिंटो और लॉर्ड कर्जन दोनों होना चाहिए। ठीक है, ये दोनों ऐसे थे जो कि फुट डालो राज करो की राजनीति पर विश्वास करते थे। ठीक है, लॉर्ड कर्जन के बारे में बात करेंगे यदि हम, तो याद होगा है ना कि 1905 का बंगाल विभाजन अंग्रेजों की विभाजनकारी नीति का बड़ा उदाहरण अब कह सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, और एक था आपका लॉर्ड मिंटो। तो मिंटो के समय अलग राजनीतिक प्रतिनिधित्व की सोच को बढ़ावा मिला, इससे पता भी चलता है। जैसे कि मार्लो मिंटे सुधार 1909 में आया था, तो यहाँ मुसलमानों की अलग निर्वाचन क्षेत्र लाई गई थी। तो ये क्या है, एक तरह से फूट डालो राजनीति करो वाले ही कहानी है ना। तो बी और सी आप कह सकते हैं कि सही होगा यहाँ पे, अगर डी विकल्प दिया है तो। अगर नहीं दिया होता तो फिर सी विकल्प सही होता, लॉर्ड कर्जन। चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल। निम्न में से कौन लगातार 6 सालों के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। ये सवाल बहुत अच्छा है। सवाल पूछा गया है कि कौन लगातार 6 सालों के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। विकल्प में दे रखा है गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, जवाहरलाल नेहरू, अबुल कलाम आज़ाद। सही उत्तर है अबुल कलाम आज़ाद। 1940 से लेकर के 1946 तक लगातार ये कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहे थे। ठीक है, कब से कब, 1940 से लेकर के 1946 तक, क्योंकि इसके बीच में कोई कह सकते हैं कि इसका बैठक हुआ ही नहीं। ठीक है ना, इसके बीच में कोई बैठक हुआ ही नहीं, इसीलिए लगातार ये 1940 से 1946 तक ये लगातार कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहे थे। ठीक है, और ये भी याद रखिएगा अबुल कलाम आज़ाद के बारे में कि ये द्वितीय विश्व युद्ध और भारत छोड़ो आंदोलन के समय अध्यक्ष यही थे। ठीक है, चलिए आगे देखें। अगला सवाल है कि कौन गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता के रूप में पुकारा था। बताना है कौन गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपति के रूप में पुकारा था। विकल्प में है सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सही उत्तर है सुभाष चंद्र बोस। विकल्प नंबर ए यहाँ पे सही होगा। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर के संबोधित किया था। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। आज़ाद हिंद रेडियो के संदर्भ में यह प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिए इस चीज़ को। और ये भी याद रखिएगा नेहरू के बारे में कि नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे और डिस्कवरी ऑफ इंडिया के ये लेखक भी हैं। ठीक है, वल्लभ भाई पटेल के बारे में याद रखिएगा कि इन्हें भारत के लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है, आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है इन्हें। जबकि राजेंद्र प्रसाद ये भारत के पहले राष्ट्रपति थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मुझे लगता है कि हर विकल्प को ज़्यादा डिस्कस करते चलेंगे वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और आप लोगों को भी बोरिंग लगेगा। ठीक है, तो कोशिश करते हैं कि जल्दी करते हैं और सिर्फ विकल्पों को डिस्कस करते हैं जो आंसर होगा। ठीक है, चलिए किस भारतीय नेता ने भारत संघ में संघीय इकाइयों का अंग होने के लिए देशी रियासतों का बाध्य किया था। बताना है कि किस भारतीय नेता ने भारत संघ में संघीय इकाई का अंग होने के लिए देशी रियासतों का बाध्य किया था। विकल्प में है अबुल कलाम आज़ाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू या फिर सरदार बलवंत सिंह। सही उत्तर है विकल्प नंबर बी सही होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है ना, किस भारतीय नेता ने भारतीय संघ में संघीय इकाई का अंग होने के लिए देशी रियासतों को बाध्य किया था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, याद रखिएगा आज़ादी के समय भारत में 500 से अधिक देशी रियासतें थीं। अगर ये अलग अलग रहती तो भारत एक मजबूत राष्ट्र नहीं बन पाता। इन रियासतों को भारत में मिलाने में सबसे बड़ी कोई भूमिका निभाई थी, तो वो कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, तो विकल्प नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल ही सही होगा। ठीक है, इन्हें आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है किस वर्ष असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। बताना है कि किस वर्ष असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था, 1945, 1948, 1955 या फिर 1920। ये तो आसान सवाल है, सभी को पता होना चाहिए जो तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, सही उत्तर है इसका विकल्प नंबर डी 1920। याद रखिएगा महात्मा गांधी ने 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया था और ये आंदोलन 1922 में जब चोरी चौरा कांड हुआ था तो उस घटना के बाद ये इसे वापस ले लिया गया था। ठीक है, याद रखिएगा 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ था, 1930 में अवज्ञा आंदोलन हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था, जबकि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। ये तीनों आंदोलन याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
निम्नलिखित में से किसको महाभियोग के बिना हटाया जा सकता है? बताना है कि किसको महाभियोग के बिना हटाया जा सकता है। विकल्प में है भारत के राष्ट्रपति को, भारत के मुख्य न्यायाधीश को, किसी राज्य के राज्यपाल को या फिर मुख्य निर्वाचन आयुक्त को। सही उत्तर है किसी भी राज्य के राज्यपाल को। ठीक है, विकल्प नंबर यहाँ पे देखेंगे तो सी सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है भारत का राष्ट्रपति प्रमुख कौन है? भारत का राष्ट्रपति प्रमुख है कौन है? कार्यपालिका का किसका है? ये पूछा गया है कि भारत का राष्ट्रपति किसका प्रमुख होता है? कार्यपालिका का, राष्ट्र का, न्यायपालिका का या फिर इन सबों का? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। सही उत्तर है विकल्प नंबर बी, राष्ट्र का। भारत का राष्ट्रपति प्रमुख जो होता है एक राष्ट्र का होता है। ये विकल्प नंबर बी सही है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल पूछा गया है कि स्वतंत्र भारत में सर्वोदय तथा भूदान आंदोलनों का प्रस्तावक कौन था? बताना है स्वतंत्र भारत में सर्वोदय तथा भूदान आंदोलनों का प्रस्तावक कौन था? विकल्प में है आचार्य विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण, सरदार वल्लभ भाई पटेल या फिर इंदिरा गांधी। सही उत्तर है आचार्य विनोबा भावे। विकल्प नंबर ए यहाँ पे सही होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल पूछा गया था चेरा शासकों ने, यहाँ पे चेरो होना चाहिए था, चेरो शासकों ने झारखंड के किस जिले में राज किया था? विकल्प में है रांची, पलामू, चतरा या फिर चाईबासा। सही उत्तर है विकल्प नंबर बी, पलामू। अगला सवाल देखिए क्या पूछा गया था। जीएसटी का पूरा नाम क्या है? जीएसटी का पूरा नाम क्या है ये बताना है। विकल्प में दे रखा है जियो स्टेशनरी ट्रांसमिशन या फिर गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जियोग्राफिकल स्टैंडर्ड टाइम या फिर ग्रीनविच स्टैंडर्ड टाइम। सही आंसर होगा इसका विकल्प नंबर बी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, याद रखिएगा जीएसटी भारत में लागू एक ये इनडायरेक्ट टैक्स प्रणाली सिस्टम है। ठीक है, पहले अलग अलग टैक्स हुआ करते थे जैसे कि वैट टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, इन सभी को मिलाकर के टैक्स बनाई गई गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी कि जीएसटी। ठीक है, चलिए तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर बी सही होगा। और ये भी याद रखिएगा इसको लागू कब किया गया था, यही पूछा जाता है। तो 1 जुलाई 2017 को इसे लागू किया गया था। ठीक है, ये भी याद रखिएगा कि भारत में जीएसटी लागू करने के लिए 101वां संविधान संशोधन किया गया था। 101वां संविधान संशोधन लागू किया गया था। ठीक, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल पूछा गया था कि निम्न में से कौन सी धातुओं की जोड़ी पृथ्वी के कोर का निर्माण करती है? बताना है कि कौन सी धातु पृथ्वी के कोर का निर्माण करती है। लोहा तथा निकल, लोहा तथा तांबा, मैग्नीशियम तथा निकल, क्रोमियम तथा निकल। सही उत्तर है इसका लोहा तथा निकल। ठीक है, इसे शॉर्ट में लोग क्या कहते हैं, नीफे कहते हैं, नीफे अर्थात निकेल और फेरस, फेरस मतलब आयरन। ठीक है, तो ये विकल्प सही होगा। कोर मतलब सबसे आंतरिक भाग, पृथ्वी के परतों को 3 भागों में बांटते हैं ना। चलिए आगे देखिए, निम्न में से कहाँ सभी अक्षांशों पर साल में कम से कम एक बार मध्याह्न का सूर्य ठीक सिर के ऊपर रहता है? कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बीच, अंटार्कटिका वृत्त और अंटार्कटिका वृत्त के बीच, या फिर कर्क रेखा तथा भूमध्य रेखा के बीच, या फिर मकर रेखा तथा भूमध्य रेखा के बीच। तो याद रखिएगा सही आंसर होगा इसका विकल्प नंबर ए सही होगा। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बीच साल में कम से कम तो एक बार मध्याह्न जो होता है ना का सूर्य ठीक सिर के ऊपर रहता है, कम से कम एक बार। तो विकल्प नंबर ए सही होगा। अगला सवाल है भूकंप होता है क्योंकि उच्च ताप हवा बढ़ती है, पृथ्वी के अंदर का मैग्मा बाहर निकलता है, या फिर पृथ्वी में सुनामी होती है जो भूपृष्ठ को गतिशील होने के कारण है, विवर्तनिका प्लेटें गतिशील होती हैं जो भूपृष्ठ को कंपन कराती है। तो विकल्प नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा, इसमें कोई भी डॉट वाली बात नहीं है। अगला सवाल है एशिया और यूरोप महाद्वीपों को पृथक करने वाली पर्वत श्रृंखला है। बताना है एशिया और यूरोप महाद्वीपों को पृथक करने वाली पर्वत श्रृंखला कौन सी है? कार्पेथियन है, हिमालय है, या फिर आल्प्स है, या फिर यूराल है। बताना इसका सही आंसर क्या होगा। सही उत्तर है इसका यूराल। याद रखिएगा यूराल एशिया और यूरोप के बीच पारंपरिक भौगोलिक सीमा मानी जाती है और ये मुख्य रूप से रूस में स्थित है। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल पूछा गया था कचरे के ढेरों को नष्ट करने की सर्वाधिक पर्यावरण अनुकूल पद्धति है। कचरे के ढेरों को नष्ट करने की सर्वाधिक पर्यावरण अनुकूल पद्धति कौन सी है? खेल के मैदान में गड्ढे खोद कर उन्हें पुनः भर देना,
संग्रह कर उन्हें आग लगा कर जलाना, या फिर गड्ढे में डाल देना, या फिर भूमि भराव हेतु भेज देना। कौन सा सबसे अच्छा रहेगा कि कचरों को ढेर को आपको क्या करें, उसे नष्ट कर दे। ये सबसे अच्छा विकल्प कौन सा होना चाहिए? तो विकल्प नंबर आप देखेंगे तो ए होगा, खेल के मैदान में गड्ढे खोदकर उन्हें पुनः भर दीजिए। विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल पूछा गया था, निम्न में से कौन नाइट्रोजन चक्र में मानव हस्तक्षेप का परिणाम नहीं है? बताना है कि कौन नाइट्रोजन चक्र में मानव हस्तक्षेप का परिणाम नहीं है। विकल्प में है ऑक्साइड का उत्सर्जन जिससे वैश्विक उष्मीकरण हो, ओजोन का अवक्षय, अम्ल वर्षा में वृद्धि, या फिर यूट्रोफिकेशन। बताना है किस में मानव हस्तक्षेप का परिणाम नहीं है। यहाँ पे पहले समझिए कि नाइट्रोजन चक्र में मानव हस्तक्षेप कैसे करती हैं। जैसे मनुष्य, उर्वरकों, उद्योगों, वाहनों आदि के कारण नाइट्रोजन चक्र को प्रभावित करता है। इससे वातावरण में नाइट्रोजन यौगिक बढ़ जाते हैं जो कई पर्यावरणीय समस्याएं पैदा करती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं पहला विकल्प के बारे में। दे रखा है कि ऑक्साइड का उत्सर्जन जिससे वैश्विक उष्मीकरण होता है। तो ये कथन आप देखेंगे तो ये मानव का हस्तक्षेप का परिणाम नहीं है। ठीक है, बी विकल्प में देखिए ओजोन का अवक्षय। ठीक है, ये सीधे मानव हस्तक्षेप का परिणाम नहीं है। अम्ल वर्षा में वृद्धि। ठीक है, अम्ल वर्षा में अच्छा ओजोन का अवक्षय होना, तो ये अब कह सकते हैं सही होगा। ठीक है, ये कह सकते हैं कि मानव हस्तक्षेप का परिणाम नहीं है ओजोन का अवक्षय। ओजोन परत का क्षय मुख्य रूप से CFC जिससे जुड़ा है, न कि नाइट्रोजन चक्र के सामान्य हस्तक्षेप से। ठीक है, तो ये यहाँ पे सही हो जाएगा। जबकि अम्ल वर्षा आप देखेंगे तो ये नाइट्रोजन चक्र से जुड़ा परिणाम है। नाइट्रोजन ऑक्साइड पानी के साथ मिलकर के अम्ल बनाते हैं जिसे कि एसिड रेन भी कहते हैं आप। ठीक है, तो ये तो खैर मानव हस्तक्षेप का परिणाम है। यूट्रोफिकेशन भी है ना, यह भी नाइट्रोजन चक्र से जुड़ा परिणाम है। उर्वरकों के बहाव से जल में नाइट्रोजन बढ़ता है, शैवाल तेजी से बढ़ते हैं और ऑक्सीजन घटती चली जाती है। तो ये यूट्रोफिकेशन भी आप देखेंगे तो मानव हस्तक्षेप का परिणाम है। लेकिन ओजोन का क्षय ये इससे संबंधित नहीं है, नाइट्रोजन चक्र से संबंधित नहीं है। विकल्प नंबर बी सही होगा। अगला सवाल पूछा गया है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी का कारण क्या है? वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी का कारण क्या है? विकल्प में है पराबैंगनी किरणों में वृद्धि का, पृथ्वी के तापक्रम में गिरावट का, या फिर अवरक्त किरणों में वृद्धि का, या फिर पृथ्वी के तापक्रम में वृद्धि का। तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी का कारण क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग, जिससे कि पृथ्वी क्या होती है, गर्म हो जाती है, तापक्रम में वृद्धि होती है। डी विकल्प सही होगा। अगला सवाल देखिए क्या है, बाढ़ प्रभावित समतल भूमि उर्वर क्यों होती है? बाढ़ प्रभावित जो क्षेत्र होती है, जो समतल एरिया होती है, वो उर्वर क्यों होती है, उर्वरक क्यों होती है उसमें? विकल्प में है बाढ़ होने से मिट्टी का जलीय अंश बढ़ता है, पौधे अपनी जड़ों की गहराई तक विस्तार कर सकते हैं, बाढ़ प्रभावित भूमि की मिट्टी में अधिक ऑक्सीजन होती है, या फिर बाढ़ कचरे ले आती है जो पोषक तत्व होते हैं। तो कथन आप देखेंगे समझ में आ गया होगा, सही आंसर क्या होगा? विकल्प नंबर डी सही होगा, क्योंकि बाढ़ कचरे ले आती है जो कि पोषक तत्व उसमें मौजूद होते हैं। ठीक है, इसलिए उर्वरक होती है ये। इसलिए देखेंगे कि जो जलोढ़ मिट्टी होती है, खासकर खादर बांगर वाली, तो जो खादर मिट्टी होती है वो ज़्यादा उर्वरक होती है, क्योंकि वो बाढ़ वाली मिट्टी होती है, नवीन मिट्टी होती है। अगला सवाल देखिए पूछा गया है, निम्नलिखित में से भारत के किस क्षेत्र में अत्यंत विरल रूप से फैले ग्राम पाए जाते हैं? विरल का मतलब होता है दूर दूर, है ना। अत्यंत दूर दूर फैले जो ग्राम होते हैं, कहाँ पे देखने को ऐसा मिलता है? तटीय क्षेत्र में, पूर्वोत्तर भारत में, गंगा का समतल मैदान में, मालाबार पठार में। तो गंगा का समतल मैदान तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे बहुत घना आबादी देखने को मिलता है, पास पास ग्राम देखने को मिलते हैं। बाकी विकल्प के बारे में सोचना है आपको फिर अब। तो अब देखें कि मालाबार पठार जो है ये इसका सही आंसर है। ठीक है, तटीय क्षेत्रों में भी देखेंगे कि उतना अत्यंत विरल नहीं होते, विरल होते लेकिन अत्यंत नहीं होते। पूर्वोत्तर भारत में भी देखेंगे थोड़ा सा आबादी है, अच्छा खासा है, लेकिन अत्यंत विरल आप नहीं कह सकते हैं। लेकिन मालाबार पठार में देखेंगे अत्यंत विरल रूप से यहाँ पे ग्राम फैले होते हैं। ठीक है, गंगा का समतल मैदान तो बिल्कुल भी नहीं होगा, डी विकल्प सही होगा। यहाँ पे अगर किन्हीं को कन्फ्यूजन हो रहा हो कि पूर्वोत्तर भारत हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन अगर मालाबार तट नहीं दिया होता ना, तब विकल्प बी सही हो जाता। ठीक है, तब विकल्प बी आप सही मान के चल सकते थे, क्योंकि आप देखेंगे ना तो भूगोल और NCERT के अनुसार केरल के मालाबार क्षेत्र में विरल बस्तियों के कुछ प्रमुख कारण दिए गए हैं। जैसे एकल झोपड़ियों का होना, मालाबार तट और केरल के पहाड़ी ढलानों पर घर एक दूसरे से काफ़ी दूर अपने अपने खेतों में या बागानों के बीच बने होते हैं। वहीं बात करें भू भाग की प्रकृति के कारण, इस क्षेत्र के कटी फटी स्थलाकृति, पहाड़ियाँ और घाटियों के कारण बस्तियों का स्वरूप सघन न होकर के बिखर जाता है। तीसरा कारण है जल की प्रचुरता का होना। देश के अन्य हिस्सों की तरह यहाँ पानी के लिए किसी के कुएं या तालाब पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। हर खेत के पास अब पानी आसानी से उपलब्ध हो जाता है। यही कारण है कि लोग अपना जो घर है ना दूर दूर ही बना लेते हैं, अपने खेतों ही बना लेते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पे अत्यंत विरल पहले ग्राम पाए जाते हैं मालाबार तट में, या फिर मालाबार पठार कह लीजिए जो दिया हुआ है यहाँ पे। अगर ये विकल्प नहीं होता तो बी मान के चलते। चलिए अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा झारखंड में नहीं पाया जाता है? तो ये अभ्रक मिलता है, तांबा मिलता है, चूना पत्थर भी मिलता है, लेकिन सोना यहाँ पे नहीं मिलता। हाँ, इस सदी में मिलता था जब स्वर्णरेखा नदी में स्वर्ण पाई जाती थी, लेकिन अब ये मान के नहीं चलिए कि सोना यहाँ पे नहीं पाई जाती है। अभ्रक, तांबा और चूना पत्थर मुख्य रूप से ये पाई जाती हैं झारखंड में। अगला सवाल देखिए, पूछा गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? रांची, लोहरदगा, चतरा या फिर खूंटी? तो याद रखिएगा, सही उत्तर है लोहरदगा, विकल्प नंबर बी सही होगा। अगला सवाल पूछा गया है, जमशेदपुर के टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी को पर्याप्त जल की आपूर्ति किस नदी से होती है? ये तो आसान सा सवाल है। सही ऑप्शन है इसका विकल्प नंबर सी, स्वर्णरेखा। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ पे। स्वर्णरेखा नदी के किनारे ही स्थित है ये जमशेदपुर। अगला सवाल है, झारखंड में सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? धनबाद, पाकुड़, डाल्टनगंज या फिर रांची? सही उत्तर है पाकुड़, विकल्प नंबर बी सही है। अगला सवाल पूछा गया है कि झारखंड में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व कितना है? 770 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, या फिर 880 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर, या फिर 414 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर, या फिर 514 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर? सही उत्तर है, सबको पता होगा, विकल्प नंबर सी सही होगा, 414 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अगला सवाल पूछा गया है, मिश्रित कृषि से आशय है। मिश्रित कृषि से क्या आशय, ये आपको बताना है। विकल्प में दे रखा है कि खाद्य एवं चारा फसलों के रूप में उगाने के साथ साथ पशुपालन करना, विभिन्न फसलों को अधिकाधिक रूप से उगाना, या फिर केवल अनाज उगाना, या फिर खाद्य एवं उर्वरक के मिश्रण का उपयोग करना। सही विकल्प है इसका ए विकल्प, खाद्य एवं चारा फसलों के रूप में उगाने के साथ साथ आप पशुपालन भी करते हैं, तो इसे मिश्रित कृषि कहा जाता है। ठीक है, हाँ, ये जो दिया हुआ है ना विकल्प नंबर बी वाला, विभिन्न फसल को अधिकाधिक रूप से उगाना, कि कई फसल एक साथ जब उगाते हैं ना तो उसे मिश्रित फसल कहते हैं, ना कि मिश्रित कृषि कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए, भारत में फसलों के निम्न समूहों में से किसे रबी मौसम के दौरान उगाया जाता है? विकल्प में है गेहूं, जौ तथा चना। चावल तो बिल्कुल नहीं होगा। जौ, मक्का तथा चावल तो बिल्कुल नहीं होगा, ये भी चावल नहीं होगा। तो विकल्प नंबर ए सही दिख रहा है, आसान सा विकल्प दिया हुआ है, गेहूं, जौ और मक्का। चना, मक्का नहीं, मक्का तो आपका खरीफ में आ जाएगा। अगला सवाल है, अनेकता में एकता की बात भारत में किसने प्रतिपादित किया था? अनेकता में एकता की बात भारत में किसने प्रतिपादित किया था? ये भी आसान सा सवाल है, सभी को पता होगा, जवाहरलाल नेहरू जी ने ऐसा कहा था, विकल्प नंबर बी सही है। ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी थे। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सरकार का कार्य नहीं है? बताना है कि कौन सा सरकार का कार्य नहीं है। विकल्प में है विदेश के साथ संबंधों का प्रबंधन, प्राकृतिक संसाधनों का धारणीय उपयोग का नियंत्रण तथा उसकी सुरक्षा करना, बैंक के कार्यों का नियंत्रण करना, किसी व्यक्ति या उसके रिश्तेदारों के बीच संपत्ति संबंधी विवादों का निपटारा करना। तो ये कथन यहाँ पे देखेंगे तो सही हो जाएगा, ये सरकार का काम नहीं है। बाकी ए बी सी देखेंगे तो ये सरकार का कार्य है। अगला सवाल देखिए क्या पूछा गया था, निम्न में से कौन मानवीय तथा राजनीतिक अधिकार नहीं है? बताना है कौन सा मानवीय और राजनीतिक अधिकार नहीं है, पॉलिटिकल राइट्स नहीं है। विकल्प में है न्याय तथा समानता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, एकत्रित होकर सभा करने का अधिकार, या फिर अभिव्यक्ति का अधिकार। सही उत्तर है संपत्ति का अधिकार। याद रखिएगा, यह पहले मौलिक अधिकार था लेकिन अब नहीं है। इसे 44वां संविधान संशोधन 1978 के बाद संपत्ति का अधिकार से हटा करके इसको मतलब कह सकते हैं मौलिक, कह सकते हैं कि अब मौलिक अधिकार यह हमारा नहीं रहा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये आप संवैधानिक अधिकार या कानूनी अधिकार आप कह सकते हैं, लेकिन ये आपका मानवीय राजनीतिक अधिकार नहीं है, संपत्ति का अधिकार। अगला सवाल है, कानून का उल्लंघन पद का क्या तात्पर्य है? कानून का उल्लंघन पद का क्या तात्पर्य है? विकल्प में है व्यक्ति कानून के प्रति उत्तरदायी नहीं है, कानून का अनुसरण नहीं करता है, गैर कानूनी कार्य करना, या इनमें से सभी। सही उत्तर है ए विकल्प, कानून का उल्लंघन का मतलब है व्यक्ति कानून के प्रति उत्तरदायी नहीं है। अगला सवाल देखिए, स्वर्ण रेशा के रूप में किस कृषि उत्पाद को संबोधित किया जाता है? गोल्डन फाइबर, जूट, रेशम, कपास या फिर चाय? आसान सा सवाल है,
सही उत्तर होगा विकल्प नंबर ए जूट। जूट को स्वर्ण रेशा या फिर गोल्डन फाइबर के रूप में जाना जाता है। विकल्प नंबर ए सही होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल पूछा गया है, निम्न में से कौन संवैधानिक संशोधन पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। बताना है कि कौन संवैधानिक संशोधन पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। 71वां संशोधन, 72वां संशोधन, 73वां संशोधन या फिर 74वां संशोधन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इससे रिलेटेड फिर से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। सही उत्तर है इसका 73वां संशोधन 1992। ठीक है, 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। 1993 से ये लागू है। और ये भी याद रखिएगा कि भाग 9 के पार्ट 9 में ये जोड़ा गया है। ठीक है, आर्टिकल 243 से लेकर के 243 तक ओ तक। ठीक है, 243 से लेकर के 243 ओ तक ये पंचायतों से संबंधित की बात करता है। ठीक है, जबकि याद रखिएगा 74वां जो है ना, ये नगर पालिकाओं के लिए कह सकते हैं कि नगर पालिकाओं से संबंधित है 74वां। 73वां पंचायतों से, जबकि 74वां जो है आपका नगर पालिका से संबंधित है। अगला सवाल पूछा गया है कि बागवानी के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मौसम का प्रकार कौन सा होता है। समशीतोष्ण, भूमध्य सागरीय, मानसून या फिर टुंड्रा। तो याद रखिएगा सही उत्तर है भूमध्य सागरीय। विकल्प नंबर बी सही है। अगला सवाल है, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम चालू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा था। दिल्ली, केरल, तमिलनाडु या फिर पश्चिम बंगाल। आसान सा सवाल है, सबको पता होगा। तो इसका आंसर है तमिलनाडु। अभी यहाँ का नया मुख्यमंत्री कौन बना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला सवाल है, संविधान द्वारा प्रदत्त समानता किन दो तरीके से सरकार कार्यान्वित कर सकती है। बताना है, संविधान द्वारा प्रदत्त समानता किन दो तरीके से सरकार कार्यान्वित कर सकती है। विकल्प में दे रखा है, अल्पसंख्यकों को तथा कमजोर वर्गों के लिए चुनाव क्षेत्र का आरक्षण करना, कानून बनाकर योजना अथवा स्कीम का कार्यान्वयन करना, या फिर संविधान को पूरे राष्ट्र में लागू करना, या फिर अधिकारों को सभी व्यक्तियों के प्रति समान बनाना। सही उत्तर होगा इसका विकल्प नंबर बी, कानून बनाकर योजनाएं अथवा स्कीम का कार्यान्वयन करना। ठीक है, विकल्प नंबर बी सही होगा। अगला सवाल पूछा गया था कि निम्न में से कौन राज्य का द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है। विकल्प में है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान या फिर महाराष्ट्र। सही उत्तर है राजस्थान। बाकी आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र में आप देखेंगे तो द्विसदनीय विधानमंडल मौजूद है। ठीक है, याद रखिएगा वर्तमान समय में मई 2026 तक भारत के 6 राज्यों में 2 सदनीय विधानमंडल मौजूद है। कौन कौन सा राज्य है? एक है आपका आंध्र प्रदेश, दूसरा है कर्नाटक, तीसरा है महाराष्ट्र, एक है आपका उत्तर प्रदेश और आपका एक है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र तो खैर विकल्प में दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हम शॉर्ट में लिख देते हैं जल्दी से। एक है आपका यूपी, इसके बाद है आपका महाराष्ट्र, तीसरा है आपका बिहार, चौथा है आपका कर्नाटक, पांचवा है आपका आंध्र प्रदेश और छठा है आपका तेलंगाना। इन 6 राज्यों में आप देखेंगे तो यहाँ पे द्विसदनीय विधानमंडल मौजूद है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा कि पहले यह संख्या 7 हुआ करती थी, लेकिन जम्मू और कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद ये संख्या 6 रह गई है। ठीक है, तो ये 6 का नाम जरूर याद रखिएगा, यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है। चलिए अगला सवाल है, मानव पूंजी में निवेश का क्या अर्थ है? सभी को सही शिक्षा देना, सभी को सही मेडिकल देखभाल करना, उन व्यक्तियों को प्रशिक्षण देना जिनमें किसी प्रकार की दक्षता में रुचि है, या इनमें से सभी। ये तो आसान सा सवाल है। सही उत्तर क्या है बताइए, विकल्प नंबर कौन सा सही होना चाहिए? मानव पूंजी में निवेश का अर्थ क्या है? तो सभी को सही शिक्षा देना। ठीक है, ये सही आंसर होगा इसका विकल्प नंबर ए, सभी को सही शिक्षा देना ही क्या है, मानव पूंजी में निवेश है। अगला सवाल है, मंत्रियों के कौन 3 स्तर किसी राज्य के लिए संभव है? विकल्प में है कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री या फिर उपमंत्री, या फिर मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री या उपमंत्री, या फिर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री। देखिए बोला है किसी राज्य के लिए क्या संभव है, तो देखिए प्रधानमंत्री तो संभव नहीं है ना, ये तो खैर होगा नहीं। अब बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो बात करें हम लोग यहाँ पे मंत्रियों के कौन से 3 स्तर, तो 3 स्तर होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और एक होता है उप मंत्री। तो विकल्प नंबर आप देखेंगे तो सही हो जाएगा, ये विकल्प सही हो जाएगा।
अगला सवाल पूछा गया था कि निम्न में से कौन से राज्य अपनी उच्च कृषि विकास दर की सहायता से गरीबी हटाने में पारंपरिक रूप से सफल रहे हैं। बताना है कौन से राज्य अपनी उच्च कृषि विकास दर की सहायता से गरीबी हटाने में पारंपरिक रूप से सफल रहे हैं। तो याद रखिएगा ये राज्य हैं केरल और पश्चिम बंगाल। विकल्प नंबर ए सही होगा यहाँ पे। सॉरी, यहाँ पे आंसर ए नहीं होगा, ठीक है। विकल्प नंबर यहाँ पर देखेंगे ना तो सी सही होगा, पंजाब और हरियाणा, ठीक है ना। हरित क्रांति का सबसे बड़ा लाभ पंजाब और हरियाणा को मिला। गेहूं उत्पादन, सिंचाई, उन्नत बीज, उर्वरक, इनसे कृषि तेजी से बढ़ी और गरीबी कम करने में मदद मिली। तो सी विकल्प सही होगा, ना कि ए विकल्प, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्शन करने की जरूरत है, सी विकल्प होगा, ठीक है। चलिए आगे है औसत आय। औसत आय कैसे निकालते हैं? कुल राष्ट्रीय आय में देश की जनसंख्या से डिवाइड करके, या फिर प्रति व्यक्ति आय को डिवाइड करते हैं कुल राष्ट्रीय आय से, या फिर राष्ट्रीय संपत्ति को डिवाइड करते हैं देश की प्रति व्यक्ति आय से, या फिर राष्ट्रीय आय को डिवाइड करते हैं राष्ट्रीय बजट से। तो ये तो आसान सा विकल्प दे रखा है। सही उत्तर होगा इसका ए विकल्प। कुल राष्ट्रीय आय में अगर देश की जनसंख्या से डिवाइड करते हैं तो औसत आय निकल आता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, निम्न में से कौन प्लास्टिक मुद्रा का उदाहरण है? चेक, बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिट कार्ड या फिर डिमांड ड्राफ्ट। पूछा है प्लास्टिक मुद्रा, प्लास्टिक मुद्रा का उदाहरण कौन सा है? चेक तो नहीं है, बैंक ओवरड्राफ्ट भी नहीं है, क्रेडिट कार्ड ये है, डिमांड ड्राफ्ट नहीं है। क्रेडिट कार्ड हो सकता है, ये प्लास्टिक कार्ड होता है, तो ये सही होगा। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड ये सब प्लास्टिक मुद्रा के अंतर्गत आते हैं, तो सी विकल्प सही होगा। अब यहाँ पे एक लंबा चौड़ा सा सवाल दिया हुआ है, देखिए क्या दिया हुआ है। सवाल है कि मैंने 5,10,000 रुपया में एक महती रिवर डीजल गाड़ी बुक किया था। गाड़ी की सुपुर्दगी 6 महीने में तय थी। गाड़ी की सुपुर्दगी में देर हुआ। गाड़ी की कीमत बढ़कर 5,25,000 रुपया हो गई। इस मामले में क्या सही होगा ये बताना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो क्वेश्चन को पढ़िए और देखिए सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प नंबर बी होगा। मुझे 15,000 रुपये का भुगतान करने की कोई देता नहीं है, क्योंकि देरी किसने किया था? कार डीलर के द्वारा की गई थी, ठीक है। तो विकल्प नंबर बी सही होगा, क्योंकि हम जब बात किए थे जिसमें डील हुई थी उसमें 5,10,000 बात हुई थी। अब 6 महीने के बाद गाड़ी लेट से सुपुर्द दी गई, ठीक है। तो ये गलती किसकी थी? जाहिर सी बात है वो कंपनी की थी, ठीक है, या फिर कह सकते हैं डीलर की गलती थी। तो वो भुगतान हम क्यों करें? तो यहाँ पे होगा सही आंसर कि मुझे 15,000 रुपये का भुगतान करने की कोई देता नहीं है, लायबिलिटी नहीं है, क्योंकि देरी का कारण जो है वो डीलर द्वारा हुई थी। तो बी विकल्प सही होगा। अगला सवाल देखिए, झारखंड के कितने भूमि क्षेत्र कृषि के लिए उपयुक्त है? 38 लाख हेक्टेयर, 18 लाख हेक्टेयर, 40 लाख हेक्टेयर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा 38 लाख हेक्टेयर। अब देखेंगे तो झारखंड में कृषि भूमि क्षेत्र उपयुक्त है, विकल्प नंबर ए सही है। अगला सवाल है, NCF 2005 के अंतर्गत सामाजिक अध्ययन की पाठ्यचर्या केंद्रित है बच्चे पर, स्कूल पर, पाठ्यक्रम पर या फिर शिक्षक पर। बहुत अच्छा सवाल है, यहाँ से तो लिख लीजिए। NCF से एक ना एक क्वेश्चन आपका आने ही वाला है, ठीक है, जेटेट के एग्जाम में। सही उत्तर है विकल्प नंबर ए, बच्चे पर, ठीक है ना। याद रखिएगा NCF 2005 का मुख्य विचार है कि शिक्षा रटने वाली नहीं बल्कि बच्चे की समझ, अनुभव, भागीदारी और जिज्ञासा पर आधारित हो। यानी पढ़ाई का केंद्र टीचर या केवल सिलेबस नहीं बल्कि बच्चे होने चाहिए, ठीक है। तो सही उत्तर क्या है? विकल्प नंबर ए सही होगा यहाँ पे, ठीक है, जिसको कहते हैं चाइल्ड सेंट्रेड एजुकेशन, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल देखिए, निम्न में से किस स्थिति के अंतर्गत कक्षा के बाहर सीखने का क्रियाकलाप सफल होगा? बताना है किस स्थिति के अंतर्गत कक्षा के बाहर सीखने का क्रियाकलाप सफल होगा। जब वे दीर्घकालीन पाठ्यक्रम योजना का अभिन्न अंग हो, या फिर जब वे कक्षा कक्ष क्रियाकलापों से नज़दीकी संबंध रखते हों, या फिर उपलब्धि की उन्नति पर उनके प्रभाव के लिए क्रियाकलाप का मूल्यांकन हो, या फिर इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर होगा डी विकल्प, इनमें से सभी, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति अध्ययन पद्धति का एक महत्वपूर्ण लक्षण है? बताना है कि कौन सा व्यक्ति अध्ययन पद्धति का एक महत्वपूर्ण लक्षण है। तो याद रखिएगा, कक्षा में बिना निष्कर्ष किए कोई कहानी प्रस्तुत करना। थोड़ा सा रुकिएगा, इसका सही उत्तर जो होगा ना, डी विकल्प होगा। निष्कर्ष पर पहुंचने के बाद प्रत्येक समूह संवाद करता है, ठीक है ना। तो डी विकल्प सही होगा, क्योंकि सवाल पूछा है कि कौन सा व्यक्ति इस अध्ययन पद्धति का एक महत्वपूर्ण लक्षण है। तो लक्षण क्या है कि जब हम निष्कर्ष पर पहुंचते हैं तो उसके बाद हम प्रत्येक समूह से संवाद करते हैं इसके बारे में। तो डी विकल्प सही होगा।
अगला सवाल है, शिक्षण के पूछताछ वाले अधिगम अपनाकर किसी छात्र द्वारा निम्न में से किस गतिविधि को अपनाया नहीं जाएगा? प्रश्नोत्तर, संदिग्ध निष्कर्ष से सामना करना, संबंधों को बनाना या फिर जांच करना। बताना है कि शिक्षण के पूछताछ वाले अधिगम अपनाकर किसी छात्र द्वारा निम्न में से किस गतिविधि को अपनाया नहीं जाएगा? विकल्प में प्रश्नोत्तर, संदिग्ध निष्कर्ष से सामना करना, संबंधों को बनाना या फिर जांच को बनाना। सही उत्तर होगा जांच को बनाना। यह विकल्प भाषा की दृष्टि से अटपटा है। प्रश्नों में इसका आशय अक्सर ऐसी गतिविधि से लिया जाता है जो इंक्वायरी के सामान्य स्टूडेंट एक्शन के रूप में स्पष्ट नहीं बैठती। ठीक है, तो ये सही आंसर नहीं है, विकल्प नंबर डी सही होगा। बाकी प्रश्नोत्तर, संदिग्ध निष्कर्ष का सामना करना, संबंधों को बनाना, ये सभी सही है, लेकिन जांचों को बनाना ये सही नहीं है, ये सही गतिविधि नहीं होगा। अगला सवाल देखिए, विभिन्न विषयों में शिक्षक द्वारा प्रयोगशाला कार्य को पर्याप्त महत्व न दिए जाने का एक कारण क्या है? बताना है, विभिन्न विषयों में शिक्षक द्वारा प्रयोगशाला कार्य को पर्याप्त महत्व न दिए जाने का एक कारण क्या हो सकता है? विकल्प में है, यह उन विषयों के लिए आवश्यक है जिनके लिए यह प्रयोजनीय है, या फिर विद्यालयों में प्रयोगशाला सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं, या फिर यह मूल्यांकित नहीं होता, या फिर शिक्षकों का कोई व्यवहारिक अनुभव नहीं है। तो सही उत्तर होगा इसका विकल्प नंबर सी, क्योंकि यह मूल्यांकित नहीं होता, इसका वैल्यूएशन नहीं किया जाता, तो विकल्प नंबर सी सही होगा। ठीक है, तो ये था लगभग 61 से 120 तक, मतलब कि 60 प्रश्न। तो 60 प्रश्नों का ये एनालिसिस था। क्या ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे 2012 के, सॉरी ये 2016 का जेटेट में पूछा गया सवाल था। ठीक है, तो किस तरह का सवाल पूछे गए थे? बहुत ही ईजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, थोड़ा सा समझ से विकसित होनी चाहिए, थोड़ा बहुत आपको बेसिक पता होना चाहिए, तो आसानी से आप जेटेट क्रैक कर सकते हैं, लेकिन इसे हल्के में आप नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट में हम 2012 में जो पूछे गए थे प्रश्न थे उसको भी लेकर के आएंगे, उसके बाद आप प्रैक्टिस सेट लेकर के आएंगे आप लोगों के बीच। तो बताइएगा सेशन कैसा लगा, जैसा भी होगा कमेंट करके बताइएगा, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।